धन्यवाद गौतम। और इस वक्त हम जुड़ रहे हैं सीधे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार में वी अनंत नागेश्वरन जी, जो कि आर्थिक समीक्षा को जिन्होंने लिखा और आर्थिक समीक्षा संसद में पेश की जा चुकी है। और हमारे साथ डीडी नेटवर्क पर जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की अगुवाई में आपकी बहुत ही खूबसूरत टीम हमने देखा कि आज उनका आपने परिचय कराया, और सबसे विश्वसनीय दस्तावेज जिसे माना जाता है भारत की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा, भारत के अर्थव्यवस्था के सामने जो चुनौतियां हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? I can't hear. ओके। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? मैं स्टूडियो से अजय मिश्र बोल रहा हूं। No, I can hear you, but there is so much of background noise on your side. Okay, sir. So maybe the lag, the time lag is disturbing us, sir. So I'll try and put it. No, not time lag. There is some other DD. What is some other news that is coming from your studio? Okay, sir. We'll try to sort it out, sir. as soon as possible. मुझे लगता है गौतम, जो आज जो इकोनॉमिक सर्वे रखा गया है वो एक देश की अर्थव्यवस्था का एक आईना है। और हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे है जो कि 2024-25 का है। नॉर्मली बजट जो आता है वो अगले साल के लिए आता है। इकोनॉमिक सर्वे जो मौजूदा वर्ष होता है उसका होता है, और ये सबसे विश्वसनीय दस्तावेज होता है भारत की अर्थव्यवस्था का। अलग अलग सेक्टर्स में क्या कुछ चल रहा होता है, और एक इंडिपेंडेंट व्यू माना जाता है, क्योंकि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं वो इकोनॉमिस्ट तो होते हैं, उनकी जो पूरी टीम होती है वो इकोनॉमिस्ट्स की होती है, और वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स की जाकर के समीक्षा करें, उनके जो चैलेंजेस हैं उनको देश के सामने रखें और सिफारिशें करें। तो ये इंडिपेंडेंट सिफारिशें मानी जाती हैं। गवर्नमेंट से इसका सीधा लेना देना नीतियों के तौर पर नहीं होता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बजट में और आर्थिक समीक्षा में कोई ना कोई कोरिलेशन ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी सिफारिशें की जाती हैं, जो वास्तविकताएं हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, उसको ध्यान में रख करके की जाती हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल डॉक्यूमेंट which is put before the parliament right before the presentation of union budget for the next year. Ji bilkul Ajay, it is most certainly that, and it also gives a track of how the economy is done, all the measures that were required to be put in place to ensure that there is a continuance in terms of the way the track of the economy has been set by the finance minister itself in the previous budget speech. It sort of assesses, right, doesn't it assess what has been done to ensure that progress is made on those fronts? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब मुझे याद आता है पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे गौतम, और उसमें कहा गया बुनियादी ढांचे पर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बहुत जरूरी है। हमने देखा कि 11,11,111 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बुनियादी ढांचे पर दिखाई दिया था। एक और भी मुझे आपकी पैरेलल न्यूज़ चल रही है। ओके सर, एक बार फिर से कंफर्मेशन चाहते हैं आपसे, क्या आपको मेरी स्टूडियो की आवाज मिल रही है? डीडी इंडिया से मैं अजय मिश्र बोल रहा हूं इस वक्त। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियर? Yeah, I'm able to hear you now better. थैंक यू सर। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सर। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 की रखी जा चुकी है, और आपकी अगुवाई में ये आर्थिक समीक्षा लिखी गई है। सबसे पहले अच्छी खबर से के साथ शुरुआत करते हैं सर। और अभी भी भारत सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में बना हुआ है, लेकिन इस साल के लिए और अगले साल के लिए आपने 7% से कम विकास दर का जो लक्ष्य रखा है सर, इस अनुमान को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या ये आपके लिए चिंता का विषय है? There's nothing to worry about. That is, it's not because of some concerns that I have about India's GDP growth that I'm projecting a number below 7%. It is just a recognition of global reality. Geopolitics and geoeconomics are in flux. They are moving from one equilibrium which we were used to. There is a lot of uncertainty, and global investment flows and global export and trade flows are going to be more challenging in the coming years. This is just a recognition of that, and India still remains a fast-growing economy among the world's largest economies, and that I think there's no change there. So these forecasts do not necessarily reflect
concerns or worries, but they are a reflection of the global reality today. Back to you. सर चूंकि इस पूरी आर्थिक समीक्षा में 13 चैप्टर्स हैं और अगर प्रीफेस मिला लें तो 14 हो जाते हैं और अभी महाकुंभ चल रहा है उसमें भी 14 रत्नों की बात हम लोग कहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज माँ लक्ष्मी को नमन किया। उन्होंने कहा कि सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आज बजट सत्र की शुरुआत में। और चूंकि लक्ष्मी का संबंध सीधे बैंकिंग सेक्टर वित्तीय व्यवस्था से होता है तो आपका दूसरा चैप्टर जो है उस पर मैं सीधे सीधे आपसे सवाल करना चाहता हूं सर। एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंटरेस्ट रेट की पोजीशन आपको इस साल क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने देखा बिल्कुल कांस्टेंट 11 बार से 12 बार से हमने बिल्कुल उसमें कोई भी चेंज नहीं देखा है सर। Mr. Ji, I normally do not comment on interest rates in public. I leave it to the central bank. I leave it to the Reserve Bank of India. Some of these conversations, if we do them privately, they will be more effective than if we were to do those conversations through a public medium. So I will not comment, and please accept my apologies. I don't want to comment on interest rate policy in a public forum. आई अंडरस्टैंड सर बट चूंकि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का सीधे संबंध होता है और आपने वित्तीय अर्थव्यवस्था को आपने बदला कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कैपिटल मार्केट है, वो बहुत ही वाइब्रेंट है। इसलिए मैंने सवाल किया कि शायद क्या कुछ गुड न्यूज हमें मिल सकती है। एनीवे सर, हम आगे बढ़ते हैं। आपने तीसरा चैप्टर सर रखा है एक्सपोर्ट्स पे सर। एक्सपोर्ट्स में हम कैसे कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं अपने देश की इकोनॉमी को, कैसे हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा एफडीआई ले सकते हैं, इसके लिए आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं सर? Sure. Multiple things need to be done, and it is difficult to go through all of them in a small conversations like this. It is starting with ultimately exports are a function of labor productivity, investment in technology, and the speed with which we are able to bring investments into production, and finally how the policy framework and the regulatory system allow businesses to scale and create efficiencies in production. So these elements combine to make us competitive. Of course, people will talk about exchange rate policy, etc., but those are somewhat supplementary in nature. The real issues have to do with productivity, efficiency, innovation, quality, and that also relies a lot on the quality and the skill levels of the labor force in the economy. And deregulation is going to be an important part of it because it is going to bring down the cost of operations, make companies and enterprises more productive. And that is how we slowly develop export competitiveness. India has done well. I mean, in the last decade, our merchandise export growth was in the region of between $280 to $300 billion per year. Now we are heading towards $450 billion, and services will be about another 300. So probably in the course of this financial year itself, we may cross $800 billion of total exports of goods and services. So things are happening, but I think we can do more. And whatever good things we have been doing have been paying dividends. And it is time to raise our game to a newer level because in the meantime, the global environment has become that much more difficult. And that is the message from the chapter on external sector. बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जिस तरह से हमने $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग कर हम मिला लें तो शायद आपके रिकमेंडेशंस उस दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सिर्फ मैं इन्फ्लेशन चैप्टर पर आता हूं। इन्फ्लेशन में आपने कहा कि 2022 में जो हमने पीक देखा था वहां से बहुत हमें रिलीफ मिला है। अब हम जो हमारा रेंज है 4 to 6% के बिल्कुल करीब है सर। लेकिन आपने कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस भी सुझाए हैं सर, फॉर एग्जांपल ऑयल सीड्स के लिए, पल्सेस के प्रोडक्शन के लिए। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए आपका क्या सॉल्यूशन है अगर हम लॉन्ग टर्म में प्राइस स्टेबिलिटी को ध्यान में रखें सर? It's 5 point what's the 4% next, especially prices be so there's has been partly because of investment we have the last on infrastructure, improving supply potential, bringing down the cost of handling port hand, reducing cost and using the weight in
across the highways, etc. All these things are adding to cost efficiencies and in turn bringing down inflation rates in general. The more and more we are able to insulate our agriculture sector as well from the vagaries of climate, heat waves and excess rainfall, etc., and allow farmers to receive price signals more effectively, then farm sector productivity will rise, and much of the prices realized from consumers will go directly to farmers, and that can still enable farmers to earn well, at the same time keep retail prices low, and inflation will also come down closer to our target of 4% while remaining less volatile and more stable. All this is possible through a combination of liberalization of the agriculture sector and also efficiencies in the non-agricultural sector. But we are on the right track with respect to bringing down the overall inflation rate in the economy, because our average inflation rates have been cut in the last 3 years. सर दिस इज अ बिग स्टेटमेंट बट चूंकि आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी एक चैप्टर लिखा है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं आपके ऑडियो लेवल को लेकर के, हमें स्टूडियो तक मिलने में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट ऑडियो है, पर मैं आपको प्रॉमिस करता हूं सर कि मैं एक चैप्टर से सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं और चूंकि आपने केवल 15 मिनट मुझे दिए हैं तो मैं अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ता हूं और वो है डीरेगुलेशन का। शायद सभी लोग इसी चैप्टर पे सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं सर। आपने कहा है कि 8 to 10% हमें चाहिए विकसित भारत को बनाने के लिए, लेकिन इसके लिए भारत को डीरेगुलेट करना ही होगा सर। क्या ये सेंटर के लिए मैसेज है, स्टेट्स के लिए है, दोनों के लिए है? इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा समझाएं प्लीज। So basically, we have set up over the last 70 years or 75 years since independence, we have set up a regulatory environment that is well-meaning, well-intentioned, but basically do not allow businesses to grow. There is a fear of growth, and that is because we want to make sure that not a single business entity or individual basically evades rules and regulations and taxes, etc. So we have built an elaborate network of inspection and compliances in many areas. And we also prescribe in a very, very micro manner all these rules and regulations, whether it is building codes, whether it is road width, whether it is fire inspection, and whether it is about paying overtime and weekly hours of work, etc. So all these things have basically constricted the freedom that small and medium enterprises or micro enterprises have to be able to grow without the fear of growth. The more they grow, the more costs they encounter in their businesses because of intrusive regulations. That is why the message is that we basically allow our businesses and ordinary households, we give them back their time and mental bandwidth so that they can concentrate on growing the business, scaling up, and hiring more people. And this is the way we will create a viable small and medium enterprise sector. We will boost the manufacturing share of GDP, create more jobs, and it becomes a virtuous circle. So deregulation holds a lot of potential for placing the economy in a higher growth orbit, and that is what chapter 5 is about. We have given some specific areas. Right, obviously, sir, once you start doing in one area, it will also open up the possibility to deregulate in other areas, and it becomes a virtuous circle in itself. And as you correctly said, it is necessary to do so in both center and state governments, both areas. There are different departments and ministries, certification agencies, which need to deregulate. It is not, at the same time, I'm not saying that nothing has been done. On the contrary, a lot has been done. Right, sir. But given that we have a 75-year history of accumulating rules and regulations, inspections and compliances, we still have a long road to cross as well. And that is the message of the chapter 5, which you spoke about. बिल्कुल सही कहा सर आपने, और 1500 से ज़्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया गया, जिसका बार बार लगातार कोशिश करते हैं। अब सर आते हैं बुनियादी ढांचे पर, जो कि आपका छठा चैप्टर है। ईयर आफ्टर ईयर, सीएज आफ्टर सीएज, सभी लोगों ने फिजिकल, सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बात की, लेकिन पिछले हमने 3-4 सालों में देखा कि रियल कैपेक्स में बढ़ोतरी देखी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सर। लेकिन ये कितने सालों तक करना ज़रूरी होगा सर? 10 साल, 15 साल, 20 साल? इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस कैसे रहेगा सर? और हमने देखा इलेक्शंस की वजह से हम पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए।
अगले साल के लिए मैसेज क्या होगा सर? I think just by the 3 to 7 years. One of it is by 3 to 4 times, and the fruits of that spending are evident in the number of airports, the kind of railway network we have, the connectivity we have to different parts of the country, northeast, from Kashmir to Kanyakumari railway lines, and we have metro rails, and then also commuter rails, and generation capacities, both renewable and fossil fuel generation, and digital expenditure, physical in space in several sectors. But for it is possible for public sector, it can be a joint initiative. Space even more to spend that as Sir, I would request the team, their technical team, to kindly, work on the audio issues. And meanwhile, I'm trying to put my next question to you, which is very important from the point of view of R&D, because you have said that the gross expenditure on the research and development in India, though it has increased a lot, 1.27 lakh crore rupees in 2021, if I'm not wrong, but it's just 0.64% of the GDP, while in China it is more than 2%. तो सर कैसे हम इसको करेक्ट करेंगे, और क्यों हमारे यहाँ गूगल और अमेजन जैसी कंपनीज नहीं आती हैं जो कि 70% ऑफ R&D में इन्वेस्टमेंट करती हैं? मैं आपके ही बॉक्सेस से ये सवाल उठा करके ले आया हूँ सर। तो R&D में कैसे निजी क्षेत्र को ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत होगी कि बड़ी कंपनीज आएँ और यहाँ पर R&D में इन्वेस्ट करें? I think not everything can be achieved only or should be achieved only through policy intervention, because policy support to R&D in India is not negligible. We are comparable to many other countries in terms of the incentives we give for R&D in our policy framework. And I think it's also a question of mindset, it's a question of horizons, and also a question of interest and aptitude and capabilities in academia, etc. And also the kind of reward and incentive systems we have within our academic establishments and in the business sector for research and development, the tendency to view R&D as an expenditure and not as an investment. All these things have to change. Some of them may be set right by policy, and some of them may need a different approach and thinking process, which is once again is what the economic survey's purpose is all about. It is about understanding that the global context has changed, and therefore there is a need for businesses, academia, and the government to change the way in which they have been functioning in the last several decades, because we are now facing a different world than what we were used to in the last 30 to 40 years, and a new approach to R&D is part of the answer. सर मैं क्वेश्चंस को और छोटा करता हूं। 8वां चैप्टर है सर्विस सेक्टर पे। सर्विस सेक्टर को ग्रोथ इंजन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या कुछ हमें नए सेक्टर्स पर फोकस करना होगा अगर हमें स्टिल इंडियन सर्विस सेक्टर को मेजरली कंट्रीब्यूटर बनाए रखना है इंडियन इकोनॉमी में? Sure. I mean, tourism sector comes to mind. We have not fully tapped the potential of tourism. It's a service sector, which includes medical tourism as well. And then education. India can actually become a huge center for education for many students from Africa and different parts of Asia as well. So when we think of services, we think of information technology. But there are several other areas. Like just for example, India is able to create so many nurses, and we are able to provide human resources in nursing to aging societies in West Asia, in Europe, etc. So there are multiple areas in which we can grow. Geriatric care, mental health counseling, all these are all service sectors. And these sectors will not be, and these areas in particular will not be threatened by technology. And these are the areas in which we should think about growing services in the future. Back to you. सर, एग्रीकल्चर को आपने फ्यूचर सेक्टर क्यों बोला, सेक्टर ऑफ द फ्यूचर क्यों बोला? और खेती बाड़ी में विकास में आपने कहा जीडीपी में 0.5 से 1% का एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर सकता है सर, लेकिन आपने जो रिफॉर्म सुझाए हैं सर, वो तो कानून बने थे, उसको वापस लेना पड़ा दबाव में। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे सर?
No, I mean, we deliberately call it the sector of the future simply because usually economic textbooks will tell you that agriculture is something that contributes to GDP growth much more when in early stage of development. But we are arguing that given that manufacturing, we face a lot of competition from many countries, including China, particularly from China. And when it comes to services, maybe technology will make many of the current services redundant. Therefore, we should look at agriculture with a fresh pair of eyes. And whatever is happening in agriculture, allied services, dairy, fisheries, Horticulture. horticulture, fruits and flowers, even grapes in wine production, etc. Right, sir. Some of those success stories can be replicated in traditional crops and food grains, cotton, sugarcane, rice, wheat, etc. If those things happen, then the contribution of agriculture to GDP growth can go up by 0.5 to 1%. And that is what both the July 2024 survey and this survey underscore. सर मुझे याद आता है G20 में आपने बहुत ही मजबूती के साथ एनर्जी ट्रांजिशन के मुद्दे को भारत के पक्ष को रखा था और आप 10वें चैप्टर पे मैं आता हूँ एनर्जी ट्रांजिशन का भारत का अपना मॉडल क्या होना चाहिए और हमें किस ओर आगे बढ़ना है सर? So the model that India needs for energy transition is that we need to focus on adaptation. We need to expand the scope of renewable energy to include nuclear energy. And we need to be strategically conscious of the dependence on single source when we talk about solar power and when we talk about e-mobility, and more importantly, a use of public transportation, making it easier and facilitating its use is also an important part of energy transition. And more importantly, we need to invest in adaptation rather than focusing on doing energy transition with only one eye on emission mitigation. And that is the message we have in the economic survey with respect to energy transition. सर अब मैं आता हूँ सोशल सेक्टर पे। ये चैप्टर सबसे बड़ा है, आपने 60 पेजेस दिए हैं इसको, बाकी सारे चैप्टर से ज़्यादा दिया है इसको। ऐसा क्यों किया आपने? और इसमें राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो या दूसरे सोशल सर्विस सेक्टर्स हों। कैसे हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे सर, और आपकी लार्जर मैसेजिंग क्या है इस पूरे चैप्टर को लेकर के? I think a couple of days ago we had the annual state of education report from Pratham, which talks about improvement in reading and numerical skills, which are some of the initiatives taken by the government on foundational literacy and numeracy FLN programs. And this chapter is about covering practices and successful efforts undertaken both by state governments and several not-for-profit initiatives. Government across the country, union and state, are spending more than 25 lakh crores on social sector. And some of them are beginning to yield results, as we saw in the Pratham survey post-COVID. But the purpose of this chapter is to showcase good stories that can be replicated across the country and both happening in state governments and in the not-for-profit sector, and also talk about various initiatives, including mental health, which we need to focus on. Because going forward, India, given this large population, the focus is on the demographic bulge. But equally, the population of elderly in this country also will be growing quite rapidly. And therefore, elder care, mental health counseling, attention to consumption of ultra-processed foods, which have an implication for both physical and mental health. And therefore, in terms of education, how to free up education from, again, a deregulation angle. All these things are covered in the chapter in the social sector. सर अब मैं आता हूँ स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट पर, जिसकी बात बहुत सारे लोगों ने आपसे की होगी। लेकिन भारत को स्किल कैपिटल वर्ल्ड का बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और वो कौन से सनराइज सेक्टर्स हैं जो लगता है आपको कि स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से अगले दशक में, अगले 2-20 सालों में हमारे सामने आने वाले हैं? When it comes to skill development, in the last economic survey, so India needs to create about jobs here, skilling initiatives, compensation scheme, then specific training initiative, incentives, apprenticeship. All these things are the initiatives we need so that
without additional. So that is we need to pursue. So this is to impact the private sector and academia, particularly between private sector and academia, in terms of the requirements, what the industry needs and what academia provides. When it comes to education, government can around the country in and state government a lot. Really important on cost of doing then सर फाइनली एआई को लेकर के G20 के दौरान आपने कहा जनरेटिव एआई पूरे ग्लोबल ग्रोथ को 1.5% का पुश दे सकती है। एआई वाकई हमारे लिए क्राइसिस है या कैटलिस्ट? लास्ट चैप्टर आपका क्या मैसेजिंग है और कैसे हमें एआई को अपने खुद के भारत के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, हमारा इंडियन मॉडल ऑफ यूजिंग एआई? So the messaging of that chapter is simple. We need to be mindful of deploying AI given India's large youth population, and we need to prepare them to be able to handle AI. Or at the same time, when we introduce AI, we need to find ways to absorb labor in other areas and also create enabling institutions to be able to compensate the labor from the impact of technology where labor displacement is inevitable. Where it is not inevitable, effort should be made to augment labor with technology rather than replace labor, and wherever possible, absorb labor in different areas by taking on more business, etc. Basically, AI should not be seen as a labor displacement device, which may be all right for developed countries because they have an aging society. India is a youthful society and it's a large country with a large population. Therefore, our attitude to AI must come with awareness of social responsibility. That is the message in that chapter. सर बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास वक्त इतना ही है और आपका शुक्रिया और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना हमें समय दिया। लेकिन आर्थिक समीक्षा के बाद भी बजट पर आपकी रिएक्शंस का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा